आप जानते हैं आज आपसे हम बात करें भारतीय उपन्यास के बारे में, MHD 16 जिसे कहते हैं। और क्योंकि आप अब 3 वर्ष में आ चुके हैं और आप जानते हैं कि यह जो MHD 16 यह उपन्यास का जो हमारा एक मॉड्यूल है MHD 13, 14, 15 और 16 उसका एक हिस्सा है। उपन्यास के इस मॉड्यूल में हम आपको MHD 13 में उपन्यास के स्वरूप और विकास के बारे में पढ़ाते हैं। आप इस पाठ्यक्रम को भी देख रहे होंगे, आपके पास अध्ययन सामग्री पहुंच चुकी होगी। इस जो MHD 13 है इसमें हम आपको जो इसके 5 खंड हैं इसमें उपन्यास के सिद्धांत और स्वरूप के बारे में, उपन्यास के सिद्धांत और स्वरूप का जो पूरा विस्तार है उसको हम समेटते हैं। पूरे विश्व साहित्य में उपन्यास की क्या स्थिति है, उपन्यास का उद्भव कैसे हुआ, उसकी सैद्धांतिकी के बारे में भी हम बात करते हैं। भारतीय साहित्य में उपन्यास की क्या स्थिति है इस पर बात करते हैं। और हिंदी साहित्य में जो उपन्यास उपलब्ध हैं उनकी भी बात करते हैं, जिन्हें आप कुछ उपन्यासों को आप पढ़ चुके होंगे और कुछ को आप उपन्यास के इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। MHD 14 विशेष अध्ययन से संबंधित है। इसमें हम हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यासकार प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों का अध्ययन आपको कराते हैं। यह अध्ययन इसलिए कराया जाता है ताकि आप यह जान सकें कि उपन्यास इससे आप परिचित हो रहे हैं, कि कुछ किताबें आपने पढ़ ली हैं, कुछ रचनाएं आपने पढ़ ली हैं, उसको यह स्वरूप देने वाले प्रेमचंद के साहित्य का क्या महत्व है और उनके होने का क्या महत्व है। आपके पाठ्यक्रम इस जो विशेष अध्ययन है इसमें 4 उपन्यास होते हैं, प्रेमाश्रम, रंगभूमि और कमल। एक खंड में प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में भी उनकी रचनाओं का जो एक पूरा इतिहास है उसके बारे में आपसे बातचीत की गई है। आप इसको भी देख रहे होंगे। MHD जो 15 है वो हिंदी उपन्यास 2 करके दिया गया है। यह इसलिए हिंदी उपन्यास 2 इसलिए कि जो MHD 14 है वो हिंदी उपन्यास 1 यानी प्रेमचंद का विशेष अध्ययन, और जो MHD 15 है हिंदी उपन्यास 2 इसमें हिंदी के कुछ प्रमुख उपन्यासों का, जो प्रेमचंद के बाद के उपन्यास हैं, कह सकते हैं आपकी जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास है उसकी कुछ प्रमुख कृतियां आपके लिए इस पाठ्यक्रम में रखी गई हैं, जिसमें यशपाल का अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास झूठा सच, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, धर्मवीर भारती का सूरज का 7वां घोड़ा और श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी आपके लिए है। आप जब इन उपन्यासों से गुजरेंगे, जब आप इन उपन्यासों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये सभी उपन्यास हिंदी में टर्निंग पॉइंट के उपन्यास हैं। इन्होंने प्रेमचंद के बाद के उपन्यास को अलग अलग मोड़ प्रदान किए, अलग अलग से उसको विविधता प्रदान की है, उसको गुणवत्ता प्रदान की है और हिंदी उपन्यास को इस लायक बनाया है कि हिंदी उपन्यास भारतीय साहित्य जो है बंगला, मलयालम इत्यादि, मराठी के जो उपन्यास हैं उनके साथ तो खड़ा हो ही सके, साथ ही विश्व में जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं या लिखे जा चुके हैं उनके साथ भी खड़ा हो सके। आप कह सकें कि देखिए यह हिंदी का उपन्यास है और इसमें ये तमाम विशेषताएं हैं जो दुनिया के किसी भी भाषा के अच्छे उपन्यास हो सकती हैं। इसके बाद आज हम जिस पाठ्यक्रम पर बात करेंगे भारतीय उपन्यास, उसकी बारी आती है। मित्रों, भारतीय उपन्यास सुनते ही आपके मन में आता होगा कि आप MA हिंदी में करने जा रहे हैं, फिर भारतीय उपन्यास पढ़ने का क्या मतलब है। भारतीय उपन्यास पाठ्यक्रम उसमें हम आपको 4 उपन्यास पढ़ाते हैं। 4 उपन्यास हमने आपके लिए उपलब्ध कराए हैं। संस्कार, मानवीय भवाई और मलयालम का उपन्यास है प्रसिद्ध उपन्यासकार शंकर पिल्लई का। संस्कार UR अनंत मूर्ति का उपन्यास है, कन्नड़ का उपन्यास है। यह मानवीय भवाई गुजराती के महान उपन्यासकार पन्नालाल पटेल का उपन्यास है और जंगल के दावेदार बांग्ला की अत्यंत महत्वपूर्ण लेखिका गीता देवी का उपन्यास है। भारतीय उपन्यास पाठ्यक्रम में 4 उपन्यासों को रखने का आशय यह है कि हमारे जो विद्यार्थी उपन्यास का यह मॉड्यूल लिए हुए हैं, जो उपन्यास का अध्ययन कर रहे हैं, वे यह जान सकें कि हिंदी के साथ साथ पूरे भारतीय
पूरे भारतीय साहित्य में उपन्यास की क्या स्थिति, अन्य भाषाओं में उपन्यास किस प्रकार लिखे जा रहे हैं और उनकी जो साहित्यिक गुणवत्ता है वो कैसी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 4 भाषाओं के प्रमुख 4 जो भाषाएं हैं भारत की, उनसे 4 उपन्यास आपके लिए उपलब्ध कराए हैं। 4 उपन्यास 4 भाषाओं के हैं। जाहिर है कि हम सभी भाषाओं के सभी उपन्यास नहीं पढ़ा सकते। सभी भाषाओं में अच्छे उपन्यास लिखे जा रहे हैं, असमी हो या कोई भी भाषा हो। ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें हिंदी के अलावा भारत में जिसमें महत्वपूर्ण कथाकृतियां नहीं लिखी जा रही हैं। लिखी जा रही हैं। हमने 4 उनमें से चुना है, दक्षिण से और बंगाल से, गुजरात से, इस तरह से कि हमारे विद्यार्थी एक परिचय पा सकें, जान सकें। और ये चारों जो उपन्यासकार हैं, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो तक्षी शिवशंकर पिल्लई हों, UR अनंत मूर्ति हों, पन्नालाल पटेल हों या महाश्वेता जी हों, ये सभी भारतीय साहित्य का एक बहुत शानदार चेहरा तैयार करते हैं। यदि आप कहीं बाहर जाएं और भारतीय साहित्य की बात करें तो आप सिर्फ हिंदी की बात करके अपनी बात को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए यह जानना जरूरी है, जब आप कविता पढ़ रहे हो हिंदी की तो उसके साथ साथ भारतीय कविता, हिंदी की कहानी पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ भारतीय कहानी, जो भारत की अन्य भाषाओं में लिखी जा रही कहानी, इनका परिचय पाना ही चाहिए। आपको पढ़ना ही चाहिए। इससे एक पूर्णता मिलती है आपके अध्ययन को, आपके व्यक्तित्व को। मित्रों, पिछले परामर्श सत्र में हमने कुछ बातें की थी। हमारे जो विशेषज्ञ थी डॉक्टर अर्चना वर्मा, उनके साथ हमने कुछ बातें की थी। आपको याद होगा कि हमने बात की थी भारतीय उपन्यास में भारतीयता पर बात करते हुए उन्होंने भारतीयता की अवधारणा पर आपको विस्तृत व्याख्यान दिया था, परामर्श दिया था। आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे कि जो भारतीय उपन्यास है वो किस प्रकार विकसित हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों कि उपन्यास जो एक विधा है जिसके बारे में यह प्रचलित है, आप पढ़ चुके होंगे, इतिहास से आप परिचित होंगे कि इसका जब यूरोप में उद्भव हुआ तो वहां मध्य वर्ग के उद्भव के साथ उसके उद्भव को जोड़ा जाता है। यानी कि यूरोप में मध्य वर्ग आया और उसके साथ वहां उपन्यास नाम की विधा का जन्म हुआ। यानी कि वो मध्यवर्गीय जीवन का एक आख्यान बन करके यूरोप में आया। जब एक नया वर्ग यूरोप के समाज में आया तो जो कथाकार थे, जो चिंतक थे, उनको लगा कि इसको ठीक ठीक ढंग से यदि कथा में कहीं बांधा जा सकता है तो यह नई विधा ही इसको बांध सकती है, और यह विधा अस्तित्व में आई। लेकिन भारतीय संदर्भ में यह ठीक ठीक कहना संभव नहीं है कि मध्य वर्ग के आने के बाद ही उपन्यास की शुरुआत हुई, क्योंकि जब भारत में उपन्यास की शुरुआत हुई, भारतीय परिस्थितियों में जब उपन्यास की शुरुआत हुई तो हमारे वहां मध्य वर्ग जैसी कोई चीज उस ढंग से नहीं बन पाई थी जैसा कि यूरोप में मध्य वर्ग आ गया था। हमारे वहां उपनिवेशवाद था, सामंतवाद था और उसमें पूंजीवाद प्रवेश कर रहा था या प्रवेश कर गया था। एक तरह से 3 चीजें आपस में टकरा रही थी। सामंती जीवन मूल्य थे, उपनिवेशवाद का पूरा दबदबा था और उसके साथ जो पूंजीवाद आया हुआ था वह हमारे पूरे समाज को प्रभावित कर रहा था, हमारे पूरे समाज को अपने तरह से कहिए कि पूरी तरह कंट्रोल में किए हुए था। हम पिस रहे थे, हम गुलाम थे, तमाम तरह की चीजें उस समय काम कर रहे। इसलिए मध्य वर्ग जिस रूप में परिभाषित है उस रूप में मध्य वर्ग नहीं। जब भारत में उपन्यास का उद्भव 19वीं शताब्दी के मध्य, कई विचारक कहते हैं कि एक तरह से अभिशप्त स्थितियों में भारत में उपन्यास आया, एक तरह से मुक्ति का मतलब कहिए दस्तावेज बनकर उपन्यास भारत में आया। मुक्ति की बातें उपन्यास के माध्यम से भारतीय समाज में सुनी गईं। लोगों ने उपन्यास के माध्यम से मुक्ति की अवधारणाएं प्रचलित की, अवधारणाओं को लेकर गए जो आम जनमानस था उसमें। तो एक जो महत्वपूर्ण चीज हुई जो 19वीं शताब्दी में, यानी कि मध्य वर्ग की बात उस ढंग से भारतीय उपन्यास पर लागू नहीं होती उसके उद्भव को जोड़कर, लेकिन जो दूसरी बात लागू होती है मित्रों वो ये है कि 19वीं शताब्दी में जो प्रेस आया, कुछ पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी,
उन्होंने उपन्यास विधा के जन्म और उसके विकास को बल दिया भारत में। पत्रिकाएं आई, पत्रिकाओं में धारावाहिक उपन्यास छपे। बंकिम चंद्र जो कि बंगला के अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, आप सब उनके नाम से, उनके काम से परिचित हैं, उनके कृतियों से परिचित हैं, आपने पढ़ी होंगी उनकी कृतियां या पढ़ेंगे। वो बंग दर्शन नाम की एक पत्रिका थी जिसमें उनके उपन्यास प्रकाशित होते थे, और उस पत्रिका में प्रकाशित होने का अर्थ यह था कि जो साधारण जनता थी, मतलब जो पढ़ सकती थी, वहां तक वो पत्रिका पहुंचती थी और उनके उपन्यास वहां तक, उन हाथों तक सीधे पहुंच जाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, आप जानते हैं, विश्व कवि को, भारतीय साहित्य का एक अत्यंत चमकता हुआ चेहरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने रेखांकित किया है इस बात को कि वंग दर्शन का अंक जिस दिन कलकत्ते में आता था, दोपहरी में कोई सोता नहीं था, लोग इस बात में लगे रहते थे कि जो उपन्यास धारावाहिक छप रहा है, उसमें आगे क्या होने वाला है, और पूरी दोपहरी पढ़ने में एक आदमी ने पढ़ा, फिर दूसरे ने पढ़ा, एक स्त्री ने पढ़ा, फिर दूसरे ने पढ़ा, इस प्रकार गुजर जाता था। यानी पत्रिकाओं का आना, पत्रिकाओं का छपना, प्रेस का आना बहुत बड़ी घटना है भारतीय साहित्य में, उपन्यास को भी लेकर, और मुकम्मल मतलब पूरी तरह से साहित्य के प्रचार प्रसार को रखें। एक तरह से अंग्रेजों ने यह काम तो अपने लिए किया था मित्रों, प्रेस, पत्रिकाएं, तमाम चीजें आरंभ उन्होंने जो किया था, लेकिन वह हमारे काम आया, आजादी के काम आया, हमारे विकास के काम आया। तो कई बार इस तरह की चीजें होती हैं समाज में कि जो शोषक होता है कोई चीज अपने लिए ले आता है, लेकिन वह कई बार उसके खिलाफ चली जाती है और लोगों के लिए मुक्ति का कारण बनती है। तो प्रेस, पत्रिकाएं यदि एक तरफ अंग्रेजों के काम आ रही थी, तो दूसरी तरफ जो मुक्ति चाहने वाले लोग थे, जो साहित्यकार थे, रचनाधर्मी थे, उनके भी काम यह चीज आ रही थी, चीजें चल रही थी। तो इस प्रकार 19वीं सदी के मध्य में भारतीय उपन्यास का जन्म हुआ। पहला भारतीय उपन्यास कौन है, इसको लेकर बहुत दिनों तक विवाद चला, लेकिन अब विवाद नहीं है। अब यह मान लिया गया है कि बांग्ला भाषा के प्यारेचंद मित्र का जो उपन्यास है अलालेर घरेर दुलाल, वह पहला उपन्यास है। भ्रम की स्थिति इसलिए हुई कि अलालेर घरेर दुलाल नाम का जो उपन्यास है वह पुस्तकाकार रूप में 1957 में प्रकाशित, 1958 में प्रकाशित हुआ, जबकि धारावाहिक रूप से वह 1854 में ही प्रकाशित हो गया था। जो दूसरा उपन्यास है जिसको लेकर यह बहस चली, वह जो दूसरा उपन्यास है वो बाबा पदमन जी का जो मराठी उपन्यास है यमुना पर्यटन, उसको लेकर के यह बातचीत हुई। यमुना पर्यटन मराठी भाषा का उपन्यास है और अलालेर घरेर दुलाल बांग्ला का उपन्यास है। अलालेर घरेर दुलाल धारावाहिक रूप से 1854 से प्रकाशित होना शुरू हुआ और पुस्तकाकार 1858 में आया, जबकि बाबा पदमन जी का जो मराठी उपन्यास है वह सीधे 1857 में पुस्तकाकार ही प्रकाशित हुआ। तो जिन लोगों को सीधे 1857 में बाबा पदमन जी के उपन्यास की प्रति मिली, 1857 की छपी हुई, उन लोगों ने यह माना कि यह पहला उपन्यास है, क्योंकि पुस्तकाकार संस्करण पर अलालेर घरेर दुलाल पर 1858 की तारीख है। लेकिन अब जबकि वो पत्रिका में प्रकाशित मिल चुका है 1854 से, तब यह तय हो चुका है कि प्यारेचंद मित्र का उपन्यास अलालेर घरेर दुलाल ही पहला उपन्यास है। तो इसको नोट करें आप कि जिसे हम भारतीय उपन्यास कहते हैं, उसकी पहली कृति अभी तक की खोज के अनुसार, अभी तक उपलब्ध जो भी जानकारी है उसके अनुसार वह बांग्ला का प्यारेचंद मित्र का अलालेर घरेर दुलाल है। और उसी के ठीक बाद प्रकाशित यमुना पर्यटन एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण भारतीय उपन्यास है। दोनों दो, यानी एक मराठी में लिखी गई कृति है, दूसरी बांग्ला में लिखी गई कृति है। यानी कि हमारे वहां जब उपन्यास का आरंभ हुआ तो पहले बांग्ला में और फिर मराठी में। आप जानते हैं कि मराठी में इसे कादम्बरी कहते हैं और बांग्ला में तो इसे स्वीकार कर लिया गया, उपन्यास नाम ही स्वीकार कर लिया गया, और इस शब्द को भी लोकप्रिय करने का श्रेय बंकिम चंद्र को जाता है। बंकिम ने ही इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। भूदेव मुखर्जी नाम के एक बांग्ला विद्वान हुए हैं,
उन्होंने 1862 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, ऐतिहासिक उपन्यास। उसमें उन्होंने इसका प्रयोग पहली बार किया था, लेकिन बंकिम ने ही इसको ठीक ठीक लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अपने कृतियों को, जो उनके इस तरह की आख्यान पर कृतियां हैं, उनको उपन्यास कहा। तो मित्रों, उपन्यास हिंदी में बांग्ला के रास्ते आया। कुछ लोग इस पर बात करते हैं कि ये हमारी अपनी चीज है, लेकिन पंडित माधव प्रसाद मिश्र, जो कि एक विचारक हुए हैं हमारे वहां, उन्होंने सुदर्शन नामक पत्रिका में एक लेख लिखा था, उपन्यास और समालोचक नाम से। उसमें उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि उपन्यास जो शब्द है, इस प्रकार की कृतियों के लिए, जो आज हम जिसको उपन्यास कहते हैं, आख्यान परक जो कृतियां हैं, जिसके लिए मराठी में कादम्बरी शब्द चलता है, उसके लिए उपन्यास शब्द हमने जो पाया वो बांग्ला से ही पाया। वो बांग्ला के रास्ते ही हमारी तरफ आया। बहुत सारी चीजें मित्रों, हम एक देश हैं, बहुत सारी चीजें एक भाषा से दूसरी भाषा में जाती हैं। तो एक जो भारतीयता है वो इसी प्रकार एक बड़ा रूप ग्रहण करती है। कोई चीज बांग्ला से हिंदी में आती है, मराठी से हिंदी में आती है, हिंदी से उन भाषाओं में जाती है। तो इस प्रकार एक आदान प्रदान होता है। इस मोहल्ले की बात उस मोहल्ले की बात इस मोहल्ले आती है। हम एक जो हमारा जो संबंध है भारतीयता का, भाषा का, वो और सघन होता है, उसमें और मजबूती आती है। तो इस प्रकार जो यह शब्द आया, आप नोट करें कि भूदेव मुखर्जी ने 1862 में अपनी पुस्तक ऐतिहासिक उपन्यास में इसका पहली बार प्रयोग किया। बाद में बंकिम ने अपने उपन्यासों के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग किया। पंडित माधव प्रसाद मिश्र ने सुदर्शन में छपे अपने लेख में इस ओर इशारा किया है कि हमारे वहां जो यह शब्द उपन्यास आया है वो बंगला से आया है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए भारतीय उपन्यास पढ़ते हुए, उपन्यास विधा का अध्ययन करते हुए, कि हम जिससे परिचित हैं वो क्या है। आप जानते हैं कि कई चीजें ऐसी आती हैं हमारे वहां उपन्यास बांग्ला में, जैसा कि मैंने कहा कि अलालेर घरेर दुलाल आ गया पुस्तकाकार रूप से 58 में, 1857 में छप गया बाबा पदमन जी का यमुना पर्यटन। 19वीं शताब्दी का जो आखिर है, वहां तक आते आते हिंदी में उपन्यासों का लेखन शुरू हो गया। परीक्षा गुरु आ गया, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास आने लगे। मीनाक्षी मुखर्जी ने, जो कि अंग्रेजी की एक बड़ी महत्वपूर्ण चिंतक हैं, मीनाक्षी मुखर्जी ने आरंभिक भारतीय उपन्यासों की 3 प्रमुख प्रवृत्तियों की ओर इशारा किया है। उन्होंने बताया है कि 3 ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो भारतीय उपन्यासों में देखी जाती हैं। कुछ में एक प्रवृत्ति, कुछ में दूसरी, कुछ में तीसरी, यानी 3 प्रवृत्तियां हैं जो हमारे अगर यदि हम अध्ययन करें आरंभिक भारतीय उपन्यासों का, तो ये 3 प्रवृत्तियां हमारे सामने आती हैं। हम इन 3 प्रवृत्तियों से रूबरू होते हैं। वे 3 प्रवृत्तियां क्या हैं, आप नोट करें कि आरंभिक भारतीय उपन्यासों में जो मिलता है वो समाज सुधार की एक चेष्टा दिखाई देती है। उन उपन्यासों के माध्यम से उपन्यासकार समाज सुधार की आकांक्षा लिए पाठकों के पास जाते हैं। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो इसी ढंग का उपन्यास है। जो दूसरी प्रवृत्ति मीनाक्षी मुखर्जी ने बताई है, जिस ओर इशारा किया है, वो है नैतिक चेतना के विकास का प्रयास फैंटेसी के माध्यम से। फैंटेसी कुछ जिसको आप पढ़ रहे होंगे इस विधा के रूप में, और इस ओर इशारा करते हुए उन्होंने देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों मतलब उन्होंने ये प्रवृत्ति बताई है। और आप जब देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को देखेंगे तो आपको इस प्रवृत्ति को वहां दिखाई देगी। यह प्रवृत्ति वहां पर देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में चमत्कार और तमाम चीजों के बीच एक नैतिक चेतना के विकास की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो यह जो दूसरी प्रवृत्ति है वो है कि नैतिक चेतना के विकास का प्रयास। ठीक है कि थोड़ी अय्यारी है देवकीनंदन खत्री के, वहां चमत्कार हैं, तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन एक उद्देश्य है। अकारण नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ विद्वान नवजागरण के संदर्भ में देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों का अध्ययन कर रहे हैं, किया है उन लोगों ने। यानी कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास इसी तरह नहीं है कि उनको आप किनारे कर दें। उनका एक खास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामाजिक महत्व है।
उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ भाषा के विकास में नहीं निभाई, जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी। मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भाषा के विकास में तो खत्री के उपन्यासों ने योगदान दिया ही, लेकिन जो एक सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन हो सकता है आज उस युग का, उसको भी खत्री के उपन्यासों ने एक रास्ता दिया। यानी कि खत्री के उपन्यासों के माध्यम से उस काल के सामाजिक सांस्कृतिक समय को भी आप जान सकेंगे, स्थितियों को जान सकेंगे, क्या कुछ हो रहा था, क्या नैतिक संकट उन दिनों आए हुए थे, आप इससे भी परिचित हो सकेंगे। तो यह दूसरी चीज, यानी समाज सुधार जो परीक्षा गुरु जैसे उपन्यासों में दिखाई देता है, नैतिक चेतना के जो विकास का जो प्रयास है वो देवकी नंदन खत्री जैसे उपन्यासों में दिखता है। और जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, जिसका बाद में अधिक विकास हुआ, जिसने एक तरह से कहिए कि बाद में जो भारतीय उपन्यास का की एक प्रमुख प्रवृत्ति बनी, वह है भारतीय समाज की वास्तविकताओं के यथार्थ का चित्रण, जो कि फकीर मोहन सेनापति जैसे महत्वपूर्ण उड़िया उपन्यासकारों में दिखाई देता है। फकीर मोहन सेनापति पहले उपन्यासकार हैं। यदि आपने पूर्व में कभी हमारी परामर्श कक्षाओं में भाग लिया होगा तो उपन्यास से संबंधित तो जरूर आपको याद होगा कि फकीर मोहन सेनापति ऐसे पहले भारतीय उपन्यास हैं जिनकी कथा कृतियों में किसान को केंद्रीयता मिली। किसान जीवन पहली बार आया, किसान जीवन की वास्तविकताएं आई, उसके जीवन के जो दुख सुख हैं वो फकीर मोहन सेनापति के वहां स्वर्ग उनको मिला, वहां आकर उन्होंने एक आकार लिया। यानी कि जो हमारे वहां तो मित्रों आप जानते हैं कि महाकाव्यों में नायकत्व विशेष वर्ग को मिलता था, राजे महाराजे, यानी कि खास किस्म का एक हीरोइज्म जो चलता है, नायकत्व की जो बात चलती है, उसमें किसान और मजदूर का प्रवेश ही संभव नहीं था। फकीर मोहन सेनापति पहले भारतीय उपन्यासकार हैं जिन्होंने किसान जैसे उपेक्षित वर्ग को केंद्रीयता प्रदान की, नायकत्व प्रदान किया और कहा कि देखो हमारा समाज तो इससे चलता है, इसके बारे में सोचो। इसलिए जब मीनाक्षी मुखर्जी यह इस तीसरी प्रवृत्ति की ओर इशारा करती हैं तो एक उस प्रवृत्ति की ओर इशारा करती हैं जिसने बाद में भारतीय उपन्यास को एक बड़ा स्वरूप प्रदान किया, मुख्य स्वरूप प्रदान किया। प्रसंगवश आप याद करेंगे, अभी हम बात करेंगे हिंदी के संदर्भ में भारतीय उपन्यास से हिंदी का रिश्ता बताते हुए अभी हम बात करेंगे आपसे प्रेमचंद के बारे में, कि प्रेमचंद इस तरह से दूसरे लेखक हैं फकीर मोहन सेनापति के बाद जिन्होंने किसान जीवन को केंद्रीयता दी, हिंदी में पहले लेखक हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने बहुत आगे पहुंचाई किसानों की बात को, किसानों की समस्या को, और कई कई उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी। एक तरह से किसान, दलित, उपेक्षित स्त्रियां, जो भी उपेक्षित वर्ग है, प्रेमचंद के वहां उसको केंद्रीयता मिलती है। तो ये तीन प्रवृत्तियां आपने नोट कर ली होंगी जो प्रोफेसर मीनाक्षी मुखर्जी ने नोट की हैं। प्रोफेसर मीनाक्षी मुखर्जी ने जिनको रेखांकित किया है कि आरंभिक उपन्यासों में समाज सुधार की आकांक्षा है, कुछ उपन्यासों में, कुछ में नैतिक चेतना के विकास का प्रयास है फैंटेसी आदि के माध्यम से, और कुछ में भारतीय समाज की वास्तविकताओं के यथार्थ चित्रण का स्वरूप है। तो ये तीन बातें हैं, और यह तीसरी बात है यह आपके बहुत काम की है। इसी के आधार पर आप हिंदी उपन्यासों का भी, और जो ये चार उपन्यास आपको पढ़ाए जाएंगे भारतीय उपन्यास में, जमीन, संस्कार, मानवीनी भवाई और जंगल के दावेदार, इन चारों में भारतीय समाज की वास्तविकताओं के यथार्थ चित्रण ही आपको मिलेंगे। आप जान सकेंगे कि जो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में क्या क्या है, कैसे रहता है एक किसान। आप जब मानवीनी भवाई जैसा उपन्यास पढ़ रहे होंगे तो आपको बार बार प्रेमचंद की याद आएंगे, बार बार आपको लगेगा कि जो हिंदी क्षेत्र का किसान है, लगभग उसके जो दुख दर्द हैं, जो दिक्कतें हैं, वही दिक्कत गुजरात के किसान के पास है। आप जब संस्कार पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जिन रूढ़ियों को आप अपने आसपास के समाज में देखते हैं, लगभग वैसी ही रूढ़ियां कन्नड़ के समाज में, यानी कि हम जिसे भारतीयता कहते हैं, वो कहीं टुकड़े टुकड़े में इधर उधर की नहीं, उसका एक पूरा स्वरूप है जो चारों ओर हमें दिखाई देता है, और ये कृतियां हमें उससे परिचित कराती हैं, हमारे बोध में उनको शामिल करती हैं, और एक तरह से हमारा विरेचन भी करती हैं, हमें भारतीयता की जो एक और
विशिष्ट पहचान हो सकती है उसकी ओर लेकर जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं। फ्रांस की एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक हुई हैं मादाम स्टेल। मादाम स्टेल का एक कथन है, बहुत रोचक और महत्वपूर्ण कथन है। मादाम स्टेल ने कहा है कि जिस समाज में स्त्रियों का स्थान ऊंचा होता है और जहां पर लोग व्यक्तिगत जीवन में दिलचस्पी लेते हैं, वहां उपन्यास का विकास होता है। इस रूप में देखें तो एक सैद्धांतिक स्तर पर ही सही, लेकिन भारत में स्त्रियों को ऊंचा स्थान दिया, हालांकि व्यवहारिक स्थिति नहीं रही है मित्रों, हम सब जानते हैं, इसमें कोई छिपाने जैसी कोई चीज नहीं है। ये सारे उपन्यास जो आप पढ़ेंगे, जमीन, संस्कार, मानवीनी भवाई, इन सब में आपको दिखाई देगा कि स्त्रियों के साथ किस प्रकार का दोहरा बर्ताव हमारे समाज में किया गया है, किस प्रकार वो मतलब लगातार कई कोणों से शोषण का शिकार हुई हैं। शोषण के कई तंत्र आकर स्त्रियों का दमन और शोषण करते हैं। ये उपन्यास आपको बताएंगे। हिंदी के उपन्यासों को आपने पढ़ा होगा, उनमें भी कहीं न कहीं से आप प्रेमचंद के उपन्यासों से यदि परिचित हैं, यदि आपने पढ़ लिया है, तो उसमें भी आपको कई ऐसे स्त्री चरित्र मिलेंगे जो आपको भारतीय समाज में, हिंदी समाज में स्त्री की जो वास्तविक स्थिति है उसका बोध कराएंगे। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में लोगों की दिलचस्पी तो हमारे देश में रहती है, और अकारण नहीं है कि उपन्यास यहाँ मध्य वर्ग की उस तरह की उपस्थिति के बिना भी हुआ विकास, जैसा कि यूरोप में था, मध्य वर्ग आया तब विकास हुआ, लेकिन हमारे बिना, हमारे वहां मध्य वर्ग के उस उपस्थिति के बिना भी चीजें आई और उपन्यास विकसित हुआ। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब 20वीं शताब्दी का आरंभ होता है और जब हिंदी में प्रेमचंद आते हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं, और उनके बाद तमाम जो लेखक हैं, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, ये तमाम लोग, धर्मवीर भारती, श्रीलाल शुक्ल, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये जो तमाम लेखक आते हैं हमारे हिंदी में प्रेमचंद के बाद, ये इन सब के जो उपन्यास हैं, आप जब इनको देखेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो प्रेमचंद के वहां से हम आरंभ करें तो देखेंगे कि प्रेमचंद के वहां मध्यवर्ग उस तरह नहीं है। प्रेमचंद ने तो आरंभ ही किया, लगभग उनकी कथा कृतियों के केंद्र में ही निम्न वर्गीय जीवन प्रसंग है, किसान है, शोषण के शिकार। ठीक है कि वहां जमींदार भी आता है वहां, लेकिन वो शोषक है, वो नायकत्व नहीं है उसको। प्रेमचंद जमींदार की कथा नहीं कहना चाहते, वो कहना चाहते हैं किसान की कथा, वो कहना चाहते हैं मजदूर की कथा, वो कहना चाहते हैं जो दमित शोषित स्त्रियां हैं उनकी कथा, दलितों की कथा। प्रेमचंद इनकी कथा कहना चाहते हैं, और चूंकि इस कथा में वो शामिल हैं जो शोषक हैं, इसलिए उनकी कथा आती है। तो प्रेमचंद जो कि हमारी भाषा के सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं, यानी कि हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं, और मित्रों यह कहने में कोई मतलब गर्व का हम कह सकते हैं कि हम अनुभव करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं कि प्रेमचंद भारतीय साहित्य में भी सबसे महत्वपूर्ण 2-4 लेखकों में से एक हैं, महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में से एक हैं। तो प्रेमचंद जो कि हमारी भाषा के अत्यंत महत्वपूर्ण महान उपन्यासकार हैं, उनके वहां जो केंद्रीयता मिली वह मध्य वर्ग नहीं था, वह किसान जीवन था। और अभिशप्त स्थितियों में उपन्यास का जन्म हुआ हमारे देश में, जैसा कि कुछ विद्वान कहते हैं, तो ठीक कहते हैं, यानी कि गुलामी थी हमारे वहां। हम उपनिवेशवाद से जूझ रहे थे, हम सामंतवाद से जूझ रहे थे, और इसी के बीच जो पूंजीवाद एक नया जीवन मूल्य लेकर के आ रहा था, जिसकी एक नए ढंग का जो शोषण तंत्र लेकर आ रहा था, हम उसके शिकार थे। यानी कि अभिशाप बहुत गहरा था, तिहरा शोषण चल रहा था, सामंतवाद का शोषण था, अंग्रेजी शासन यानी उपनिवेशवाद का शोषण था, और जो नया एक पूंजी बाजार आ रहा था उसका शोषण था। यानी कि हमारा जो आम नागरिक था इस देश का, जो किसान मजदूर था, वह हर प्रकार से शोषित था, उसका जीवन दूभर था। ऐसे समय में उपन्यास हिंदी में एक बड़ा स्वरूप लेता है प्रेमचंद के माध्यम से, प्रेमचंद की कथा कृतियों के माध्यम से। और प्रेमचंद आपके सामने लेकर आते हैं प्रेमाश्रम जैसा उपन्यास। हिंदी में यह पहला उपन्यास है जो किसान जीवन पर केंद्रित है, और जैसा कि मैंने कहा कि फकीर मोहन सेनापति के बाद संभवतः यह दूसरा ही उपन्यास है
जिसमें किसान जीवन की बात ही नहीं है बल्कि विद्रोह की भी बात है। उसमें बलराज जैसा चरित्र आता है प्रेमाश्रम में, जो यथा स्थितिवादी नहीं है, जो जमींदार का शोषण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो यह मानने को तैयार नहीं है कि जमींदार सर्वोपरि है और जो वह कह दे वही अंतिम सत्य है। वह विद्रोह करता है। प्रेमाश्रम की जो पूरी कथा बुनी है प्रेमचंद ने, वह किसान जीवन की दयनीयता, उसके शोषण, उसकी आकांक्षा, मुक्ति की उसमें मुक्ति की बात आती है, बल्गारिया की बात आती है, जहां किसानों के विद्रोह की खबरें उस दौर में आ रही थी जब यह उपन्यास लिखा जा रहा था। 1918 में यह उपन्यास एक तरह से प्रेमचंद ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, पूरा कर लिया था। 1918 में मित्रों जानते हैं कि एक तरह से रूसी क्रांति को हुए एक वर्ष ही हुआ था। उस क्रांति की गूंज भी इस उपन्यास में दिखाई देती, यानी कि प्रेमचंद कितने सचेत थे। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं प्रेमाश्रम को पढ़कर कि लगभग एक वर्ष ही हुए थे। एक वर्ष बाद उन्होंने रूसी क्रांति की सफलता पर लेख भी लिखा था, यानी कि और रूसी क्रांति के प्रति उनका एक तरह से कहिए कि लगाव है। उसका सीधा कारण यही है कि वो किसानों का जो जीवन था भारतीय समाज में, हिंदी समाज में, उसको देखकर बहुत दुखी थे। वह किसान जो रात दिन मेहनत करता है, वह किसान जो रात दिन खटता है, पसीना बहाता है, उसके घर में 2 वक्त का ठीक से अन्न नहीं पहुंच पाता, उसके शरीर पर पूरा वस्त्र नहीं होता है। यदि आपने गोदान पढ़ा हो और उसके आरंभ में ही होरी और धनिया की बातचीत का प्रसंग आपको याद हो तो याद करें, जब वो कहता है कि जब अपनी गर्दन दूसरों के पैरों में दबी हुई हो तो उसे सहलाते ही रहना चाहिए। इस तरह की मानसिकता बना दी गई थी। इतना शोषण था कि भय के मारे मुक्ति की बात तक नहीं सोच पाता है होरी। यह होरी का अपना मूल चरित्र नहीं है, वह चरित्र है जो हमारे समाज में शोषकों ने शोषण के बाद किसानों, मजदूरों की बना दी थी, दलितों, स्त्रियों की बना दी थी। हंसी हंसी की बात करते हैं धनिया और होरी कि तुम ऐसे जा रहे हो, मतलब ससुराल जा रहे हो। उसमें प्रसंग आता है कि 60 वर्ष का जीवन कौन जीता है, मतलब 35-40 वर्ष की उम्र जिसमें उल्लास होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, उसमें एक निराशा भरी हुई है उस जीवन में, क्योंकि कुछ है ही नहीं। उल्लास का कोई बड़ा सूत्र तो दूर, छोटा भी सूत्र कहीं जीवन में किसानों के उपलब्ध नहीं है। तो प्रेमचंद होरी जैसा जब चरित्र बनाते हैं 1936 में आकर, जो कि उनके जीवन की अंतिम एक तरह से कह लीजिए पूरी कृति है। उसके बाद एक उपन्यास और लिख रहे थे वो, जो अधूरा रह गया। उनकी कलात्मक श्रेष्ठता भी इस उपन्यास में दिखाई देती है। उसका चरम एक तरह से कुछ लोग मानते हैं, विद्वान मानते हैं और उचित मानते हैं, जो गोदान में दिखाई देता है। तो मैं प्रसंगवश गोदान तक गया। मैं बात कर रहा था प्रेमाश्रम की। तो प्रेमाश्रम जो उपन्यास है वह पहला ऐसा उपन्यास है हिंदी में जिसमें उस वर्ग को केंद्रीयता मिली, नायकत्व मिला, जिसके बारे में तो कोई सोचने को तैयार नहीं था। अंग्रेज जो थे वो सामंतों को अपने साथ मिलाए हुए थे, सामंत उनके साथ मिले हुए थे, उनके शासन को मजबूती दे रहे थे। जो रैयत थी, जो प्रजा थी, जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनका शोषण कर रहे थे। फिर मैं प्रसंग बस लौटूं गोदान की तरफ। जो जमींदार हैं राय साहब, उनको रामलीला करवानी है। रामलीला अच्छी बात है, हमारे सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि तुम्हारे गांव से मुझे, मतलब उस गांव से जहां पर लोगों के पास लगान भरने का पैसा नहीं है, जिस गांव के किसानों के पास अपना पेट भरने का पैसा नहीं है, वहां से वो चाहते हैं कि उनको इतने रुपए मिल जाएं कि रामलीला का खर्चा जो है वो आगे बढ़ सके। एक बड़ी रकम की मांग करते हैं, जो किसानों के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या करेंगे, वो अपना पेट काटेंगे, किसी भी प्रकार से करेंगे। जो थोड़ा बहुत अन्न उन्होंने बचा के रखा है उसको भी वो छोड़ेंगे, देना पड़ेगा, नहीं तो उनका जो हश्र होगा। आप उन उपन्यासों को देखिए, प्रेमाश्रम को देखिए, जिस प्रकार प्रेमाश्रम में किसानों को पकड़ा जाता है, जिस प्रकार उनको जलील किया जाता है, जिस प्रकार उनको सजा दी जाती है, आप सब रोम रोम कांप उठते हैं।
तो प्रेमचंद ने जो उस काल की सच्चाई थी, जो उस काल में कहते हैं हम सब जानते हैं कि गांधी जी जो कि बाद में हमारे बड़े नेता हुए, प्रेमचंद जब लिखना शुरू कर रहे थे तो गांधी आए और उसके साथ ही गांधी का एक विशाल जो चरित्र भारतीय राजनीति पर, भारतीय समाज पर दिखाई देता है, उसका असर दिखाई देता है, वो प्रेमचंद के साहित्य में भी बहुत दूर तक साथ साथ है। हालांकि प्रेमचंद के बारे में ये है कि वो उन्होंने बहुत सारे प्रभाव ग्रहण किए, जहां से भी उनको श्रेष्ठ चीजें मिली उन्होंने अपने चिंतन में उसको समाहित किया। यानी भारतीय समाज की मुक्ति के स्रोत जहां जहां से प्रेमचंद को दिखाई देते हैं, प्रेमचंद वहां वहां से उसको लेते हैं, गांधी के वहां से लेते हैं, प्रगतिशील जो मार्क्सवादी चिंतन है उससे लेते हैं, जहां से भी मिलता है। मुक्ति मिलनी चाहिए किसानों को, दलितों को, स्त्रियों को, इनको उसी प्रकार समाज में भागीदारी मिलनी चाहिए जैसे कुछ लोगों को मिलती है जिन्हें मुख्य वर्ग कहा जाता है। तो प्रेमचंद की चिंता तब थी और उनके मृत्यु के बाद तमाम जो संवेदनशील, मतलब उनके मृत्यु के 70-71 साल बाद जो तमाम लोग परिवर्तनकामी लोग हैं, जो इस प्रकार सोचते हैं कि मुक्ति आए किसानों और दलितों, स्त्रियों को सुख सुविधाएं मिले, उनको उनका हक मिले, वे सब लोग प्रेमचंद से जुड़ते हैं, प्रेमचंद की चिंताएं उनमें आ गई हैं। तो प्रेमचंद का हम जिक्र कर रहे थे प्रेमाश्रम को लेकर के कि प्रेमचंद भारतीय उपन्यास में जो हिंदी उपन्यास जुड़ता है उसका सबसे बड़ा चेहरा, सबसे पहला और बड़ा चेहरा वो प्रेमचंद है। वास्तविकता जिसके बारे में मीनाक्षी मुखर्जी जिस तीसरी बात की ओर इशारा कर रही थी, तीसरी प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रही थी, भारतीय समाज की वास्तविकताओं के यथार्थ चित्रण की बात, वह प्रेमचंद के वहां आकर पूरी तरह से चरितार्थ होता है। प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में जो मोटी बात की जाती है, कहानियों के बारे में, कि वो यथार्थ और आदर्श का मिला जुला रूप है। उसका कारण है मित्र, प्रेमचंद जब लिखना शुरू कर रहे थे तो आदर्श को तो लेकर आना ही था उनके पास। प्रेमचंद इस बात को समझ रहे थे। प्रेमचंद से ठीक पहले जो चीजें लिखी गई थी उनमें जो देश प्रेम था, जो राष्ट्रीयता की बातें उभर कर आ रही थी, राष्ट्रवाद की जो बातें उभर कर आ रही थी, प्रेमचंद उसके मर्म को समझ रहे थे। प्रेमचंद जानते थे कि इन चीजों को समझा जाना, इन चीजों की बात की जानी, यानी देश प्रेम की, राष्ट्रवाद की, बहुत आवश्यक है। इसलिए उनके भी आरंभिक उपन्यासों, वरदान जैसा उपन्यास जो कि उर्दू में पहले छपा, हिंदी में बहुत बाद में आकर के वो प्रकाशित हुआ, लेकिन उनके आरंभिक उपन्यासों में से है। वरदान जैसे उपन्यासों को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत भावुक किस्म का राष्ट्रवाद दिखाई देगा, देश प्रेम दिखाई देगा, जो कि उस समय की एक तरह से मुख्य धारा थी। तो प्रेमचंद उसके मर्म को समझ रहे थे, इसलिए जब वो प्रेमाश्रम में आते हैं तो एकाएक, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि वो अलग कर देते हैं अपने पुराने उपन्यासों, उसी के विकास के क्रम में ले आते हैं। देश प्रेम यहाँ भी है, देश प्रेम ज्यादा आलोचनात्मक दृष्टि के साथ यहाँ उपस्थित होता है, यानी कि एक ऐसे देश का की आकांक्षा यहाँ आती है जिसमें शोषण मुक्त समाज बने, यानी कि सब लोगों को बराबरी का दर्जा मिले, एक प्रकार से कहिए कि जातिहीन समाज बने, जाति, वर्ण, वर्ग, लिंग के आधार पर जहां कोई शोषण न हो। यदि आप प्रेमचंद के उपन्यासों के साथ साथ प्रेमचंद का जो विचार प्रधान गद्य है, अलग से जो उन्होंने संपादकीय के रूप में लिखा, लेखों के रूप में लिखा, यदि उसको भी पढ़ते चले, जो कि अब एक जगह संकलित है विविध प्रसंग के नाम से, कुछ अन्य नामों से भी कुछ लोगों ने संकलित किया है 3 खंडों में, तो आपको ज्यादा स्पष्टता मिलेगी प्रेमचंद के की जो समझ है उसके बारे में जानने और समझने की, जो आपके मन में जो तीव्रता है उसको बल मिलेगा, उसको एक कहें कि समझने की जो आपकी मन में जो तीव्रता है उसको बल मिलेगा, उसको एक कहें कि आपको एक रास्ता मिलेगा कि आप प्रेमचंद को ठीक से समझ पाएंगे कि प्रेमचंद का जो कथेतर गद्य है, उनके जो कथात्मक गद्य है उससे विचार के रूप में वो अलगाता नहीं है। यानी कि प्रेमचंद जो सोचते थे वही वो अपने लेखों में लिख रहे थे, वही अपने उपन्यासों और कहानियों में लिख रहे थे। तो जब वो प्रेमाश्रम जैसी कृति की ओर आते हैं, रंगभूमि जैसी कृति की ओर आते हैं, कर्मभूमि जैसी कृति की ओर आते हैं, गबन जैसी कृति की ओर आते हैं, और
अपनी सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण कृति गोदान की ओर आते हैं, तो यह इसी प्रवृत्ति जो वास्तविकता के यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति है, उसी को दिनों दिन और अधिक विश्वसनीयता के साथ अपने पाठकों के समक्ष रखते हैं। आप देखेंगे कि जो प्रेमचंद प्रेमाश्रम में एक आदर्श प्रस्तुत करके उपन्यास खत्म करते हैं, एक ऐसे आदर्श गांव की स्थापना के साथ उपन्यास का अंत होता है जहां पर शोषण की कोई बात न हो, कल्पना तक न हो। वही प्रेमचंद 1936 आते आते जब गोदान लिखते हैं, तो वहां उपन्यास का अंत होरी की मृत्यु के साथ होता है। वह होरी को जीवन नहीं दे देते, होरी को 100 बीघे खेती नहीं दे देते, अचानक जमींदार को प्रसन्न करा करके कोई उपहार में चीज नहीं दे देते। वो जानते हैं कि यह संभव नहीं है। वो जानते हैं कि जमींदारों का मन इतनी आसानी से नहीं बदलने वाला। वो जानते हैं कि जो शोषण तंत्र है वो बहुत मजबूत है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इतनी आसानी से उसे उसकी जड़ों से नहीं अलगाया जा सकता। इसलिए वो घृणा की बात करते हैं, यानी कि ये जो शोषण का तंत्र है उसके प्रति अपने पाठकों के मन में घृणा पैदा करते हैं कि शोषण से घृणा करो। देखो कि यह शोषण कैसा है जो होरी जैसे एक इंसान को भरी जवानी में मृत्यु की ओर ढकेल देता है। जो होरी जैसे एक मनुष्य को जो चाहता है कि उसकी बेटियों का बेहतर भविष्य हो, जो चाहता है कि उसकी बेटियां अच्छे घर जाएं, उसे अपनी बेटियों का बेमेल विवाह करना पड़ता है, पैसे लेकर विवाह करना पड़ता है। यदि आपने पढ़ा होगा गोदान, तो प्रसंग याद करें जब उसको लगता है कि लोग उसके ऊपर थूक रहे हैं। वह होरी जो कभी किसी से हारा नहीं, वह होरी जिसने धूप लूप कुछ भी कभी उसको महत्व नहीं दिया, वह होरी इस प्रकार इस व्यवस्था के आगे दम तोड़ देता है, उसके सपने दम तोड़ देते हैं। तो प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार जो कि हिंदी में, मैंने कहा कि भारतीय समाज की वास्तविकताओं के यथार्थ चित्रण करने वाले सबसे प्रमुख आरंभिक उपन्यासकार हैं वो, तो प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपनी कथाकृतियों के माध्यम से चाहते हैं कि ये जो सपने टूट रहे थे होरी जैसों के, वो इस समाज में नहीं टूटने चाहिए, एक ऐसा समाज बनना चाहिए। तो मित्रों, आगे की कक्षाओं में हम, क्योंकि एक आधार आज हम तैयार कर रहे हैं ताकि हम बात कर सकें क्रमशः चेमीन की, फिर संस्कार की, मानवीनी भवाई की, जंगल के दावेदार की। अगले परामर्श सत्रों में हम क्रमशः एक एक उपन्यास उठाएंगे। आज हमने जो पिछले परामर्श सत्र में जो हमने भारतीयता की बात की, उसी के संदर्भ में भारतीय उपन्यास के उद्भव और उसके विकास की बात की। पहले भारतीय उपन्यास की बात की, कौन है, उसका क्या विवाद है, आरंभिक भारतीय उपन्यासों की प्रवृत्तियां क्या हैं, समाज सुधार, नैतिक चेतना का विकास, भारतीय समाज की वास्तविकताओं के यथार्थ चित्रण की बात, ये हमने कुछ बातें आपको बताई। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो हिंदी उपन्यास है, जो हिंदी उपन्यास जगत है, उसके सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रेमचंद से हमने आपको आज परिचित कराया, बताया प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद के बारे में आप अन्य परामर्श सत्रों में भी पढ़ेंगे। उनका जो विशेष अध्ययन से संबंधित पाठ्यक्रम है MHD 14, उसमें भी प्रेमचंद के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। जो अलग से गोदान जब आप पढ़ेंगे, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। और जब हम आपको ये पढ़ा रहे हों चेमीन, संस्कार, मानवीनी भवाई, जंगल के दावेदार, तो प्रसंग बस हम भी प्रेमचंद का जिक्र करेंगे, क्योंकि हम हिंदी के साथ जोड़कर ही इन भारतीय उपन्यासों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार ये जो उपन्यास हैं, ये हिंदी जो संवेदना है उससे अलग नहीं, यानी कि हम एक भारतीय संवेदना की बात इन उपन्यासों के माध्यम से करेंगे। आज इतना ही, फिर अगले परामर्श सत्र में आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।